वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम बिजनेस लॉ में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से के टॉपिक से रिलेटेड पास्ट एग्जाम के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो हम नोटिस कर सकते हैं कि हर अटेम्प्ट में एक से दो एमसीक्यूज जो हैं वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाले चैप्टर से एग्जाम में सेट हो रहे हैं। और इसके अलावा भी कभी कभार क्वेश्चन जो चेक से रिलेटेड है उससे भी आ जाता है। तो इसमें भी एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट हैं। तो वन बाय वन इन सारे एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास ये एमसीक्यू है मॉडल पेपर 2020 से कि मेकिंग एक्सेप्टेंस और इंडोर्समेंट ऑफ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, यानी तमाम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की बात हो रही है कि वो कैसे कंप्लीट होती है। तो मेकिंग एक्सेप्टेंस और इंडोर्समेंट, इसमें सब में सिग्नेचर भी चाहिए होते हैं और डिलीवर भी करना होता है। तो बेसिकली पहला आंसर है कि सिग्नेचर ऑफ मेकर, एक्सेप्टर और इंडोर्सर। अगर खाली सिग्नेचर हो, सिग्नेचर बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन खाली सिग्नेचर हो, डिलीवरी ना हो, तो वो कंप्लीट जो है वो निगोशिएशन नहीं होती उसकी। और डिलीवरी भी ज़रूरी है, लेकिन विदाउट सिग्नेचर डिलीवरी करने से भी नहीं होती। तो दोनों अगर होंगे तो वो सही आंसर होगा। इसलिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है वो ऑप्शन सी बनता है कि इंडोर्समेंट भी हो और डिलीवरी भी हो। जो लास्ट ऑप्शन है प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट, ये तो एंड पर एक प्रोसेस है सिर्फ पेमेंट लेने के लिए। जो होल्डर होता है वो ड्राई के पास या मेकर के पास प्रॉमिसरी नोट में वो जाता है और कहता है कि जी मुझे पेमेंट दे दें, तो उसको पेमेंट मिल जाती है। तो वो मेकिंग, एक्सेप्टेंस और इंडोर्समेंट के लिए ज़रूरी नहीं है, वो तो ये तो पेमेंट लेने के लिए ज़रूरी है। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी रिगार्डेड एज वैलिड प्रॉमिसरी नोट ड्यूली साइंड अंडर द प्रोविजंस ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। अच्छा, सब में वर्ड जो पहले आ रहे हैं, आई प्रॉमिस टू पे, यहां तक तो सेम आ रहा है। तो हम वन बाय वन देख लेते हैं। आई प्रॉमिस टू पे जुबैर ऑन डिमांड ₹6,000 एट माई कन्वीनियंस। ये एट माई कन्वीनियंस का मतलब है ये तो कंडीशनल हो गया, तो ये तो वैलिड प्रॉमिसरी नोट नहीं है। फिर है आई प्रॉमिस टू पे अली और ऑर्डर ₹6,000 विद इंटरेस्ट चार्ज एट क्वार्टरली रेस्ट। अच्छा, इंटरेस्ट इंक्लूड तो किया जा सकता है, लेकिन उसकी परसेंटेज या अमाउंट जो है वो मेंशन होनी चाहिए। तो यहां पर अमाउंट अनसर्टन है। फिर है आई प्रॉमिस टू पे यू और यूर सक्सेसर्स। अब सक्सेसर्स वाला जो सिनेरियो है वो पार्टीज अनसर्टन हो जाती हैं, क्योंकि किसी भी पर्सन की डेथ के बाद ही देखा जा सकता है कि एक्चुअली उसके सक्सेसर्स कौन होंगे। तो यहाँ पे पार्टीज जो हैं वो इंडिकेट प्रॉपर नहीं हुई, विद सर्टेनिटी नहीं हुई, तो ये पार्टीज अनसर्टन कंसीडर होंगी। तो ये तीनों तो इनवैलिड हो गए। लास्ट वन है कि आई प्रॉमिस टू पे खालिद और ऑर्डर ₹12,000 6 days आफ्टर साद डेथ। अब ये आल्दो के ये हम कहते हैं कि जी अनकंडीशनल प्रॉमिस होना चाहिए। देखें, पेमेंट की जो बात है वो अनकंडीशनल है। यहां जो कंडीशन है साद की डेथ की, वो टाइम से रिलेट कर रही है। तो और सर्टन इवेंट है, अनसर्टन इवेंट नहीं है। हर किसी की डेथ होनी ही होनी है, हर किसी ने मरना है। तो डेथ जो है उसके 6 days के बाद, टाइम डिफाइन इस बेसिस पर हो रहा है। प्रॉमिस जो है वो अनकंडीशनल है। तो अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होने की वजह से ये डी ऑप्शन हमारा ठीक होगा। डेथ वाला जो सिनेरियो होता है, डेथ में इवेंट सर्टन होता है, उससे टाइम को डिफाइन किया जाएगा। प्रॉमिस टू पे जो है वो अनकंडीशनल ही है। तो ऑप्शन डी वुड बी वैलिड प्रॉमिसरी नोट। तो ये बिल्कुल सिंपल एमसीक्यू है कि प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर होता है और प्रॉमिसरी नोट में वर्ड अंडरटेकिंग यूज होता है, जिसका बेसिकली यहां पे जो मतलब होता है वो होता है प्रॉमिस। तो ये ऑप्शन सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल इन यूनाइटेड किंगडम ड्रान इन भावलपुर ऑन अ पर्सन रेजिडेंट इन पिशावर। अच्छा देखिए, प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक जो भी हो, अगर वो मेड इन पाकिस्तान है, तो यहां पर ये देखें ड्रॉन इन भावलपुर है, ये पाकिस्तान में हो गया। एंड मेड पेबल इन, और इसमें से दो में से एक होना चाहिए, पेबल इन और ड्रॉन अपॉन एनी पर्सन रेजिडेंट इन पाकिस्तान। तो दोनों में से एक क्राइटेरिया तो मीट हो गया कि रेजिडेंट पर्सन पिशावर का है। तो दोनों में से एंड के साथ एक क्राइटेरिया मीट होना था, पेबल वाला क्राइटेरिया नहीं भी मीट हुआ, दूसरा क्राइटेरिया मीट हो गया, तो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन पूरी हो गई। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट होगा हमारा। तो अगर इसमें जो सेकंड वाले में रेजिडेंट पाकिस्तान के अलावा वाले होते तो फिर ये फॉरेन इंस्ट्रूमेंट हो जाता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नदीम ड्रा द बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन बिलाल विच स्टेट बिलाल पे ₹100,000 टू सारा सक्सेसर और ऑर्डर। ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो वैलिड नहीं कंसीडर होगा, क्योंकि इसमें जो पार्टीज हैं वो सर्टन नहीं है, वो इंडिकेटेड विद सर्टेनिटी नहीं है, क्योंकि सक्सेसर्स जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं डिफरेंट टाइम के उस पर। तो एक तो ये इनवैलिड है, इसलिए हम वैलिड वाले ऑप्शंस तो वैसे ही खत्म कर देते हैं। इनवैलिड में पहला देखते हैं, इनवैलिड बिकॉज इट डज नॉट मेंशन द डेट बाय विच पेमेंट मस्ट बी मेड। अच्छा, अगर बिल पे किसी और जगह पर भी डेट मेंशन है तो वो, या साइन के साथ मेंशन है तो वहां भी हो सकती है, तो ये रीजन नहीं है यहाँ पे। इनवैलिड होने की रीजन है कि पार्टी सर्टन नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी ठीक होगा। क्वेश्चन है कि फराद ड्रा द बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन असद विच स्टेट असद पे ₹100,000 टू सनाज सक्सेसर और ऑर्डर। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पहले जैसा। बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय फराज शैल बी कंसीडर टू बी, तो यहाँ पे जो है वो पार्टीज के नाम चेंज हैं, इवन अमाउंट भी सेम है और ऑप्शंस भी सारे के सारे सेम हैं, तो बी ऑप्शन ही ठीक होगा, क्योंकि पार्टी सर्टन नहीं है, तो इस वजह से ये इनवैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज कंसीडर होगा। फिर सिंपल सा क्वेश्चन है कि जी प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल। प्रॉमिसरी नोट है तो वर्ड अंडरटेकिंग यूज होगा विच मीन्स प्रॉमिस। अगर बिल ऑफ एक्सचेंज होता तो फिर हम ऑर्डर को करेक्ट कंसीडर करते। क्वेश्चन है कि वकार ड्रा द बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन दाऊद विच स्टेट दाऊद पुलिस पे ₹900,000 टू अफशां ओनली। बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय वकार इज। अच्छा, अब इसमें दो सिचुएशंस हैं जिसमें हमें डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम देखें तो ऑप्शन ए ठीक है हमारे लिहाज से, क्योंकि ये वैलिड निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि पेई का नाम क्लियरली मेंशन्ड है। बाकी सब में तो ये लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है इनवैलिड है, और सी में लिखा हुआ है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्ट कर रहा है पेमेंट टू अफशां ओनली। और फिर लास्ट पॉइंट है कि वैलिड निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बिकॉज इट कंटेन्स रिक्वेस्ट टू पे। रिक्वेस्ट टू पे वाला तो वैलिड वैसे ही नहीं होता, सो ऑर्डर टू पे जो है वो उसकी बेस पर इनवैलिड नहीं होता। तो ये वाले दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते, ए और सी में ही कुछ ठीक हो सकता है। और यहाँ पे थोड़ा सा इशू है, वो ये कि आई कैप ने जो सजेस्टेड आंसर दिया उसके मुताबिक ऑप्शन सी करेक्ट है, और हमारे ओपिनियन के मुताबिक ऑप्शन ए करेक्ट है। अच्छा, अब हमारा जो ओपिनियन है उसकी रीज़न हम शेयर कर लेते हैं। आई कैप के सजेस्टेड आंसर में तो डिटेल में रीज़न नहीं मेंशन होती हैं, सिर्फ करेक्ट जो है वो ऑप्शन मेंशन होता है। तो रीज़न ये है कि बिल ऑफ एक्सचेंज की जब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसमें वर्ड आता है अ सर्टन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टन पर्सन। तो अफशां ओनली, ओनली का वर्ड लॉ के अंदर भी है कि ओनली हो सकता है, तो ओनली टू वाला वर्ड जो है वो फॉलो हो रहा है। और अगर एक चीज़ बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन में आ जाती है तो फिर वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन में भी आ जाती है, क्योंकि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब है कि वो चीज़ या प्रॉमिसरी नोट हो, या बिल ऑफ एक्सचेंज हो, या चेक हो। तो ये क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज है और ओनली वाली चीज़ तो लॉ में अलाउड है डेफिनेशन के मुताबिक, तो मेरे हिसाब से इस वजह से ऑप्शन ए करेक्ट बनता है। ऑप्शन सी के फेवर में अगर कोई आर्गूमेंट हम बात कर सकते हैं तो वो लिटरल मीनिंग है, लॉ के मुताबिक नहीं। लिटरल मीनिंग, लिटरल मीनिंग क्या है? वर्ड निगोशिएबल का मतलब होता है कि एक चीज ट्रांसफर हो सकती हो, और अफशां ओनली लिखने से क्या हुआ कि वो ट्रांसफर नहीं हो सकती। तो इसको रिफ्लेक्ट करने की वजह से जो है ना ये लिखा हुआ है कि ये एक इनवैलिड या निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं कंसीडर नहीं होगा। तो मेरा ओपिनियन ये है कि यहाँ पे लिटरल मीनिंग नहीं, जो लॉ की डेफिनेशन है हमें वो अप्लाई करनी चाहिए। तो ऑप्शन सी प्रोबेबली इस वजह से करेक्ट किया हुआ है, क्योंकि वर्ड निगोशिएबल की जो लिटरल डिक्शनरी मीनिंग है उनको अप्लाई किया हुआ है। बट क्लैरिटी ये है कि डिक्शनरी मीनिंग रेलिवेंट नहीं होते, जो जब लॉ के अंदर एक स्पेसिफिक डेफिनेशन गिवन हो तो फिर उसको अप्लाई किया जाता है। तो बहरहाल बाकी एमसीक्यूज में इशू नहीं है, इसके अंदर ये एक इशू है, लेकिन हमने आपको क्लैरिटी दे दी है कि आई कैप का पर्सपेक्टिव क्या है और हमारा पर्सपेक्टिव क्या है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।